देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास एक कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें तीनों ही मेथड आपको यूज़ करने के लिए दिए हो, लीफो, फीफो एंड वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, जहाँ पर जितना भी इशू ऑफ मटेरियल है वो पहले लीफो के अकॉर्डिंग जाएगा, देन फीफो और लास्ट में वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर लोगे। देखिए 15 जनवरी को 250 यूनिट है जिसकी कॉस्टिंग बता दी गई है 312.50 है। इट मीन्स 250 यूनिट की जो अमाउंट है वो 312.50 रुपीज़ है। इसका रेट गिवन नहीं है, तो रेट के लिए आप क्या करोगे, कॉस्ट को क्वांटिटी से, इट मीन्स यूनिट से डिवाइड कर दोगे, आपका रेट पर यूनिट निकल आएगा। फिर उसके बाद 21 फरवरी को 100 यूनिट है जिसकी कॉस्टिंग 130 है। अगेन रेट निकालने के लिए 130 अपॉन में 100। 24 मार्च को 50 यूनिट है जिसकी कॉस्टिंग 67.50 रुपीज़ है। 67.50 रुपीज़ को 50 यूनिट से डिवाइड कर दोगे, आपकी रेट पर यूनिट निकल आएगी। अब 5 अप्रैल को लिस्ट नीचे देखिए, द इशू ऑन 5 अप्रैल 2016 एंड 25 अप्रैल 2016 वर प्राइस्ड एट लीफो एंड फीफो। इट मीन्स कि 5 अप्रैल 2016 को जितना भी इशू ऑफ मटेरियल है 55 यूनिट का, वो आपको लीफो से जाना चाहिए, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट से। तो देखिए यहाँ पर आपकी 3 यूनिट यहाँ पर कंबाइंड हो जाती है, 250 प्लस 100, देन आपका यहाँ पर 250 प्लस 100 रह जाता है। तो 3 आइटम है आपकी, 250 वाली, 100 वाली और 50 वाली। आपको 55 यूनिट जो है इशू करनी है लास्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 50 यूनिट 1.35 के हिसाब से यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 5 रुपीज़ यहाँ 100 यूनिट में से कंज्यूम कर लिए, यहाँ पर 95 का बैलेंस रह जाता है, लेकिन आपको सबसे पहले 250 यूनिट ही लिखना है, उसके बाद 95। अब ये दोनों यहाँ पर आ गए। अगेन 50 यूनिट आपको रिसीव्ड हो गई। अब आपके पास 3 कंबाइंड हो गए, 250, 95, 50। एग्ज़ाम में आप यहाँ पर इस तरह से एरो डाल के लीफो और यहाँ फीफो लिख सकते हो, ताकि एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाए कि आपने इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग निकाला है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग आपका 25 अप्रैल को 300 यूनिट इशू करनी है। तो 300 यूनिट इशू करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में 250 यूनिट 1.25 के हिसाब से ये गया। उसके बाद 50 यूनिट 95 में से चले गए, आपके पास 45 का बैलेंस रह जाता है। 45 का बैलेंस प्लस 50, ये इतना आने के बाद आपका क्वेश्चन यहीं स्टॉप हो जाता है, बिकॉज जो 3 मई 2016 को 40 यूनिट निकाली है वो आपका वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में आपको ये पता है कि अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट करते हैं। तो अमाउंट है 58.50 की और 70 की, इन दोनों को प्लस किया और इन दोनों से डिवाइड कर दिया, आपका रेट आ जाता है 1.353। आपने जो 40 यूनिट कंज्यूम करनी है, फिर 45 में से जो 40 यूनिट गई है वो इस रेट के अकॉर्डिंग जाएगी। अब आपका 5 रुपीज़ 1.30 के हिसाब से रह जाता है, और 50 यूनिट तो कंबाइन करें तो 55 यूनिट आपका 1.35 के हिसाब से बैलेंस हो गया, 74.50 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड हैज़ परचेज्ड एंड इशू द मटेरियल इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको ये दे दिया गया है। आपकी 3 यूनिट में इशू है, जनवरी 6 को, जनवरी 15 को और जनवरी 23 को। असर्टेन दी क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 जनवरी एंड स्टेट व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन ईच केसेस इफ़ इशू आर मेड। आपने इशू का ही निकालना, और तीनों मेथड्स के थ्रू, एवरेज कॉस्ट मेथड, फीफो मेथड और लीफो मेथड। एवरेज कॉस्ट मेथड में आपको रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि 500 यूनिट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा, रेट कैसे आएगा। आपका 300 यूनिट 3 के हिसाब से बनता है यहाँ 900, 600 यूनिट 4 के हिसाब से 2400। तो 300 प्लस 600 900, इस वैल्यू को डिवाइड करोगे आपका रेट आ जाएगा 3.67। अगेन 800 यहाँ पर आया। अब 3.88 कैसे आया, 900 में से 500 जा चुका है, इट मीन्स आपका 400 वैल्यू रहेगी किस रेट के हिसाब से, 3.67 के हिसाब से। 700 इंटू 4 के हिसाब से डिवाइड किया, 3.88 आ जाता है। नेक्स्ट इशू आपका कितना है, 100 रुपीज़ का है, लेकिन उस 100 से पहले आपका टोटल कितना बना था, या 9, 500 लेस हुआ 400, 400 में 700 ऐड हुआ 1100, 1100 में से 800 इशू हो रहा है, तो 300 है 3.88 के हिसाब से। और नेक्स्ट तो आपको वैल्यू दे ही रखी है, आपका वैल्यू आ गया 4.44 रुपीज़। उसके बाद जो 500 है आपका, क्योंकि 300 माइनस करने के बाद आपका 500 बैलेंस रह जाता है लास्ट रेट के हिसाब से 4.44 के हिसाब से। नाउ द लास्ट बैलेंस इज एवरेज स्टॉक मेथड इज़ 2220 रुपीज़। फिर आपका इसी तरह से फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे कि मैं पहले ही समझा चुकी हूँ।
कि जो पहले स्टॉक मटेरियल आएगा वो पहले निकाल दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व कर लेना है। लेकिन जस्ट आपको इशू ऑफ मटेरियल ही चेक करना है, आपको रिसीव्ड और बैलेंसेस नहीं लेने। अगेन यहीं पर आपका ये फीफो मेथड पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है थ्योरी में वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल। कहते हैं नॉर्मली प्रोडक्शन करते हुए जितने भी मटेरियल्स होते हैं आप उसको वेयर हाउसेज़ में रख देते हो और उसका बिन कार्ड तैयार कर देते हो। उस बिन कार्ड में आपके रिसीप्ट, इशू और बैलेंसेस लिख दिए जाते हैं। लास्ट में आप क्या करते हो, जो बैलेंसेस है उसको बैलेंस शीट एसेट साइड में चेक करके चेक कर लेते हो कि कोई भी मटेरियल चोरी तो नहीं हो गया या किसी तरह का लॉसेस तो नहीं है। इसको ईजिली वेरीफाई करने के लिए आप बिन कार्ड और स्टोर लेजर बनाते हो और इसको फिजिकल वेरीफाई करते हो कि वाकई में वो चीज़ें लिखी गई है या नहीं। तो इसमें फर्स्ट आता है पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर आफ्टर 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर के बाद जो है वेरिफिकेशन की जाती है। लेकिन इसमें गड़बड़ होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं क्योंकि क्लर्क यहाँ पर पहले से ही अवेयर हो जाते हैं कि भी इतने टाइम के बाद वेरिफिकेशन हो जाती है, तो जो भी चेंजेस हो वो ईजिली कर सकते हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, लार्ज इंडस्ट्रीज़ के लिए। सेकंड इसमें आता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, आपकी मटेरियल या स्टॉक जितना भी हो उसको आपने बिन कार्ड तैयार कर देना। और बिन कार्ड कौन तैयार करता है, स्टोर कीपर। स्टोर कीपर बिन कार्ड को हैंग कर देता है अलमीराज में, दराज में, लास्ट में, ताकि उस मटेरियल का कितना रिसीप्ट है, कितनी इशू है, कितना बैलेंसेस है, और उस बैलेंसेस को स्टोर अकाउंटेंट के पास भेज दिया जाता है। तो एग्जैक्ट जो लिस्ट तैयार होती है उसको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहा जाता है। इसमें बिन कार्ड, स्टोर लेजर, फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट, कितना मटेरियल आया है, गया है, कितना ट्रांसफ़र कर दिया है, वो सारी चीज़ें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में लिखी जाती हैं। फिर उसके बाद स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है, एक्चुअल वेरिफिकेशंस है जिसके लिए स्टोर्स और बिन कार्ड को वेरीफाई किया जाता है, उनके दोनों बैलेंसेस को मिलाया जाता है। अगर आपका बिन कार्ड और स्टोर लेजर आपस में मैच नहीं करते तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है और फिजिकल वेरिफिकेशन की जाती है। अगर दोनों आपस में मैच कर रहे हैं इसका मतलब है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अगर किसी भी कारण से कोई भी ऐसा रीजंस हो जाता है जिसके कारण से दोनों नहीं मिलता तो बेसिकली उनकी है रॉन्ग पोस्टिंग। रॉन्ग पोस्टिंग में कि आपने बिन कार्ड में स्टोर्स अकाउंटेंट दोनों में ही गलत एंट्री कर दी है तो दोनों के बैलेंस आपस में मैच नहीं करेंगे। नॉन पोस्टिंग का मतलब है एक जगह कर दी और एक जगह नहीं करी, मतलब कि स्टोर कीपर ने बिन कार्ड में तो उसकी एंट्री कर दी लेकिन स्टोर अकाउंटेंट के पास उसको भेजना भूल गया तो लेजर अकाउंट आपस में मैचअप नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से जो है प्रॉब्लम रहती है। फिर आता है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन में हमने बिन कार्ड और स्टोर लेजर के आपस में बैलेंसेस को चेक करना है। अगर दोनों बैलेंसेस आपस में मिल जाते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, पीरियोडिकल स्टॉक वेरिफिकेशन और कॉन्टीन्यूसली स्टॉक वेरिफिकेशन। पीरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन होते हैं कि आफ्टर 1 ईयर के बाद आपके जितने भी स्टॉक ऑफ मटेरियल है वो चेक किए जाते हैं ताकि बैलेंस शीट को मैचअप किया जाए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको वेरीफाई कर लिया जाता है। और मेनली उस इंडस्ट्रीज़ ये यूज़ करती हैं पीरियोडिकल स्टॉक वेरिफिकेशन जिनको टाइम बहुत ज़्यादा होता है। कॉन्टीन्यूसली स्टॉक वेरिफिकेशन का मतलब है कि आप उस बिज़नेस को विद इन 1 ईयर, मंथली, क्वार्टरली, जब भी आपको टाइम मिलता है कॉन्टीन्यूसली उसको चेक करते हो। इससे स्टोर कीपर क्या है, अपना जो स्टॉक कार्ड है वो कॉन्टीन्यूसली बनाकर रखता है, मेंटेन करके रखता है। और जो हैवी वेट में होती है जिनका रेट कम होता है उसकी सिर्फ 1 या 2 बार ही चेकिंग की जाती है। अब फिजिकल परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के प्लस पॉइंट क्या है, जब हम उनके बिन कार्ड्स को चेक कर लेते हैं इसमें ये कि हमारा स्टॉक का पता लग जाता है, मिनिमम स्टॉक मैक्सिमम कितना है ताकि और रीऑर्डर किया जा सके, और आपका बैलेंसेस इसमें शो हो जाता है ताकि परचेजिंग हो जाए और आपका जो फैक्ट्री है वो बंद ना हो। कहते हैं जितने भी स्टॉक्स है, स्टॉक लेजर, बिन कार्ड और स्टोर अकाउंटेंट जो है जितनी भी रिसीप्ट है, जितने भी इशू कर दिए उसकी सही सही एंट्रीज़ कर देता है। स्टॉक की कैलकुलेशन करने के बाद जो भी मिस्टेक्स पाई जाती है उनको इन फ्यूचर रिपीट नहीं किया जाए, ऐसे एफर्ट्स किए जाते हैं। और जितने भी आपको नॉलेज हो जाती है भी ये मटेरियल हमारे पास वेस्टेज है और इससे कैसे बचा जा सकता है, या फिर एक घटिया क्वालिटी का रखा हुआ है तो उसको कैसे सेल किया जाए, ये सब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ध्यान में रखा जाता है। और लो टर्नओवर का जितना भी स्टॉक होता है इन फ्यूचर कम रेट में उसको परचेज़ कर लिया जाता है। और सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद जितनी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत है तो आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। ये सब आपको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से ही पता लगता है।